तो आज हम इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ आशीष सैनी जी यहां पर जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। राजेश्वर प्रसाद पैनीलू जी मेरे साथ हैं, बीजेपी के यहां पर पक्ष रखेंगे। राजेश्वर जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। साथ ही मनीष गुप्ता जी मेरे साथ हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले राजेश्वर जी, एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि लगातार आपकी पार्टी, आपके नेताओं की तरफ से बजट की बहुत बहुत तारीफ हो रही है। चाहे वो मध्य प्रदेश से हम सुन लें, चाहे हम छत्तीसगढ़ में सुने, चाहे हम यूपी की तरफ से सुने, बड़े से बड़े नेताओं ने आगे बढ़ चढ़ कर तारीफ की है। इसके आधार क्या है? क्या वास्तव में इतना सुंदर बजट आपने पेश किया है? देखिए, अच्छा बजट है, इसीलिए तारीफ करी जा रही है और इसमें कोई शक नहीं है कि जो गिवन सर्कमस्टांसेस में, गिवन एट इंटरनेशनल नेशनल एटमॉस्फेयर में, इससे सुंदर और एक टारगेटेड बजट पेश नहीं किया जा सकता था। और जितना टारगेटेड है, बड़े सबको पता है कि हम 2047 में क्या करने जा रहे हैं। हमारी सरकार को यह भी पता है कि हम आगे आने वालों में तीसरी अर्थव्यवस्था दुनिया की कैसे बनने जा रहे हैं, और सेम टाइम हम कैसे अपने सामाजिक दायित्व, चाहे फ्री अन्न योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे बाल कन्या की लड़कियों की अलग अलग योजनाएं हो, चाहे गांव में महिलाओं की कोऑपरेटिव की योजनाएं हो, चाहे एक स्ट्रीमलाइन करने की योजना हो कि वोकल फॉर लोकल कैसे बने, चाहे इसकी बात हो कि जो फॉरेन की टेक्नोलॉजी लेकर के आनी उसको लेकर के आना है, उनको जो छूटें देनी उसकी बात कर लें, चाहे आम आदमी की जी उसकी बात कर लें कि कैसे उनको जो जटिल प्रक्रिया है, जो इनकम टैक्स से लेकर के जीएसटी से लेकर के दूसरी कंप्लायंसेस की, उनको कैसे कट डाउन करें, इंक्लूडिंग इंपोर्ट की जो जटिल प्रक्रिया है उसको कैसे कट डाउन करें, और जो फॉरेन इंपोर्ट पर्सनल यूज के लिए आप लेकर के आते हैं उस पर भी 20% से की जगह 10% की रेट। कुछ लोगों का लगातार एक परसेप्शन बनाया गया कुछ सालों में कि जी बजट वही होता है जो हर बार कुछ स्लैब की छूट दे दे, कुछ इनकी चीजें। तो लोक लुभावने बजट तो हो सकते हैं, वो कंस्ट्रक्टिव बजट नहीं होते। ये कंस्ट्रक्टिव बजट है, ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात बजट है। ये उसकी बात वो बजट है जो अमेरिका के टैरिफ को भी कैसे मुकाबला दे, कैसे यूरोपियन यूनियन के साथ चले, कैसे अपने सब दूसरे देशों को अपने साथ लेके चले, कैसे एक जो है रेयर अर्थ का जो चाइना है, एक बात क्या मतलब जो सबसे बड़ा सप्लायर है, उसको कैसे टक्कर दे, उसकी तरफ बढ़ता हुआ बजट है। और ये सारी चीजें आपको दिखलाती है, क्योंकि ये अभी मैं 2-3 लोगों का जो विपक्ष की पार्टियों की बात सुन रहा था, उनका सबका है कि जी मेरे को नहीं दिया, मेरे को नहीं दिया, मेरे को नहीं दिया। आपको ये देखना चाहिए कि ओवरऑल क्या दिया, सबके लिए क्या दिया, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, कैसे ओवरऑल डेवलपमेंट की बात भी हो रही है, और उसको जामा भी पहना, उसको जो जामा है उसका वो भी पहनाया जा रहा है, और उसके तरीके से कैसे एक रोड मैप के हिसाब से लगातार जो एक कंसिस्टेंट चल रहा है। ये कोई लोक लुभावने की बात नहीं कर रहा कि उस देश पर बार बार इल्जाम आता है उस प्रदेश में वो हो रहा है, तो उस प्रदेश में वो हो रहा है तो इसलिए आप कर दो। अभी चाहे किसानों की बात हो, या फ्रेट कॉरिडोर की बात हो, क्या रेलवे कॉरिडोर की बात हो, चाहे आप एक डेफिनेट प्रोडक्ट बनाने के मार्केट की बात हो, टायर 2 टायर 3 सिटी को कैसे डेवलप किया जाए उसकी बात हो, तो सब चीजें करी जाए। ठीक है, मेरे साथ यहां पर मनीष जी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, क्या वास्तव में बजट में तमाम मदों का ध्यान ठीक से रखा गया है, चाहे वो राजस्व आय हो या जिस तरह से पूंजीगत व्यय होना है, इसका संतुलन आपको इस बजट में पूरी तरह से नजर आता है? क्योंकि सरकार की तरफ से तो इसकी बार बार तारीफ हो रही है, लेकिन विपक्ष ने इसमें रोजगार को पूरी तरह से नदारद बताया। उनका कहना है कि भाई रोजगार के लिए इसमें तो प्रावधान किया ही नहीं गया कि आखिर तमाम युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा। हालांकि इस बजट में बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये युवा शक्ति वाला बजट है और 2047 में युवा शक्ति को जो जो लाभ होंगे वो तब तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी। मैं आपसे विस्तार से इसमें जरूर समझना चाहूंगा कि जो सरकार ने दावा किया है उसमें ज्यादा सच्चाई है, या जो विपक्ष ने आरोप लगाए हैं उसमें ज्यादा दम है? देखिए आलोक जी, बात यह है कि यूं तो बजट से मैं संतुष्ट हूं, लेकिन मैं बजट के प्रभाव में, बजट की तारीफ में जो भाजपा के प्रवक्ता ने कहा है, मैं उनसे सहमत नहीं। हमें उनसे सहमत होकर करना भी क्या है? मुझे ये देखना है कि बजट क्या है, कैसा है, किसके लिए है, किसके लिए नहीं। तो देखिए, ये बजट मेरे हिसाब से फ्यूचर की प्लानिंग बनाने के लिए किया गया है। इसलिए मैंने आज सुबह एक टेलीविजन चैनल पर बोला कि ये नींव की ईंट का बजट, यानी एक अच्छी इमारत बनाने के लिए जिस प्रकार नींव खोद के जमीन से 7 हाथ नीचे कुछ ईंटों को रखना पड़ता है, ये बजट उस इमारत का एक
एक नींव की ईंट है जो जमीन में चली गई है, अब ऐसी कई ईंटें जाएंगी, फिर इमारत बनेगी। तब विकसित भारत का सपना 2047 में अगर देखना है, उसके विकास की रफ्तार इस बजट से देखने को मिलती है। पहली बात। तो बात इसमें कैसे देखने को मिलती है? इस बजट में हमने देखा है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफी इंतजाम किए गए, यानी मैन्युफैक्चरिंग पे जो इंतजाम है, जिससे देश में रोजगार बढ़ेगा, मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो रेवेन्यू भी आए एक। और उस रोजगार, जब मैन्युफैक्चरिंग होगी, उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को स्टोरेज करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो लॉजिस्टिक्स हब बनाए गए हैं, जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का जो फैसला है, ये बहुत ही बेहतरीन मूव है। इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में स्टोरेज भी होगा, पार्किंग भी होगी, सामान की ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म भी होंगे और सामान की ढुलाई होगी। उसके लिए डेडिकेटेड रेलवे लाइन, डेडिकेटेड ट्रेन होंगी। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। और इसके साथ साथ जो उन्होंने बोला है कि हम 9 नए वाटरवेज बनाएंगे। वाटरवेज बनाने का मतलब एक ऐसे रास्ते का निर्माण जिसमें सड़क बनानी ही नहीं, पानी पर चलेंगी गाड़ियां, उसके लिए बस वो शिप खरीदने हैं, शिप बनाने हैं, और आपको जगह जगह पर, चाहे वो इटावा से लेके मैनपुरी तक और बनारस से लेके जो उत्तराखंड तक, रिवर के बीच में तट बनाने हैं नदियों में, ताकि जहां पे माल का आना जाना हो, जैसे समंदर के कॉर्नर पे बीच पे पोर्ट बनता है, ऐसे इंडोर पोर्ट बनाने। इससे क्या होगा, हमारी जो माल की ढुलाई जो लगभग विश्व में 7 से 8% है, और हमारे देश में माल की कॉस्ट की 13 से 14-15% आती है। और अगर इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की वजह से, या वाटरवेज की वजह से, या इंप्रूव्ड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से अगर ये कॉस्ट में 2 से 3% की कमी हो जाती है, तो ये सीधे सीधे एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों का लाभ है। क्योंकि एक्सपोर्टर बेचने के टाइम लॉजिस्टिक्स यूज करता है, और इंपोर्टर बनाने के लिए परचेज के टाइम पे यूज करता है। तो मैं समझता हूं ये इस बजट की सबसे बेहतरीन मूव है एक। और इसमें इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ओवरऑल बिजनेस को होगा। तो सरकार सबके पास ये जो 3% है, ये छोटा रकम नहीं है, ये बहुत बड़ी रकम है। क्योंकि ये रकम हमारे जीएसटी के कलेक्शन का कई गुना होती है ना। तो ये रकम का भी मैं अंदाजा नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन ये कई लाख करोड़ में जाएगी अगर इसका ओवरऑल अगर हम इम्पैक्ट देखेंगे तो आप देखें कितना सक्सेसफुल हो पाती है। मैंने सुबह एक टेलीविजन चैनल पर यह भी बोला था कि जैसे मैं बजट बनाया है, तो अब इस बजट को हर 3 महीने या 6 महीने पर रिव्यू भी होना चाहिए कि बजट में कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ, और उनको क्या करने की जरूरत है।